हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज फिर से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस टॉपिक को 3 पार्ट में रखेंगे। पहला, जिसमें हमने जाना था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने पर मजबूर कर दिया था। उस वीडियो में हमने पाकिस्तान की 1947 से 1970 की हिस्ट्री को भी समझा था और देखा था कि कैसे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पाकिस्तान में 1970 का इलेक्शन जीत जाते हैं, इसके बावजूद भी उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाता है और मजबूरीवश 26 मार्च 1971 को उनको ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस देश घोषित करना पड़ता है। अब दोस्तों, इसके आगे की कहानी में हम देखेंगे कि जब मार्च 1971 से दिसंबर 1971 के बीच में पाकिस्तान की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, तब भारत क्या कर रहा था, क्यों भारत ने पाकिस्तान पर पहले हमला नहीं किया था, और उसके बाद 1971 का वॉर, जिसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इसको इस्लाम की हार तक भी बता दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1970 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की आर्मी को ये बात क्लियर हो गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर शेख मुजीबुर रहमान ही है, और अगर उनको ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी के सुर रोकने हैं तो उनको शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग को रोकना ही पड़ेगा। और इसके लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे ताकि पाकिस्तान की आर्मी ऑफिशियली ईस्ट पाकिस्तान में घुसे और उनके विरोधी सुर को रोके। लकीली पाकिस्तान की आर्मी को ये बहाना जल्दी मिल गया। मार्च के शुरुआती दिनों में ईस्ट पाकिस्तान में एक दंगा भड़क गया और ऐसा इल्जाम लगाया गया कि एक बंगाली स्पीकिंग मॉब ने बिहार से आए हुए उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसमें कई सौ बिहारी मुसलमानों की जान चली गई। बस यही बहाना पाकिस्तान की आर्मी के लिए काफी था और उन्होंने 25 मार्च 1971 को बिहारी मैसेकेयर का हवाला देते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ईस्ट पाकिस्तान पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। उनका पहला टारगेट ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमानी थे, जिनको कि 25 तारीख की रात को ही करीब 1:30 बजे चुपके से वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया और उनको एक खुफिया जगह में बंद कर दिया गया। इधर पाकिस्तान की आर्मी ने एक नया ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बैरिसेल, जिसको कि लीड कर रहे थे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान, और जिनका मकसद था कि ईस्ट पाकिस्तान में जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, जैसे कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, अवामी लीग के सपोर्टर, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने के पक्ष में थे, उनको मार दिया जाए ताकि बांग्लादेश की आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 के बाद करीब 3 से 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था, जबकि 2 से 4 लाख महिलाओं का रेप किया था, जिसमें कि मेजोरिटी हिंदू महिलाएं थी। इधर जब ये जेनोसाइड चल रहा था तो उधर भारत ने ह्यूमैनिटी दिखाते हुए देश के ईस्टर्न बॉर्डर को खोल दिया, जिससे कि 80 लाख से 1 करोड़ लोग ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत के विभिन्न हिस्सों पर आ गए। अब दोस्तों, उस टाइम भारत में कोई दूध की नदियां तो बह नहीं रही थी, वैसे बह अभी भी नहीं रही है, लेकिन आज की जितनी मजबूत भी नहीं थी जिससे कि इतने लोगों को खिला सके, उनके रहने की व्यवस्था कर सके। भारत की इकोनॉमी ऐसे ही हिली हुई थी। उस वक्त भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के बड़े देशों से मदद मांगी ताकि दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान के इस जेनोसाइड को रोके। पर उस टाइम अमेरिका और इंग्लैंड, जो कि पाकिस्तान के सबसे सच्चे साथी थे, उसने भारत की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तब इंदिरा गांधी जी ने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए अपने आर्मी चीफ सैम मैनिकशॉ को ईस्ट पाकिस्तान में हमला करने का ऑर्डर दे दिया और कहा कि इस तरह चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कि हम युद्ध में लड़कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दें। पर दोस्तों, तब सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी के इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था और इसका रीजन दिया था कि अभी भारतीय सेना इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अप्रैल के महीने से ईस्ट पाकिस्तान में बरसात की शुरुआत हो जाती है और जिससे कि भारत का पूरी भाग पूरी तरह दलदल कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जो कि युद्ध के लिए एक अच्छी बात नहीं है। वहीं उनको इस बात का भी खतरा था कि अगर हमने अभी युद्ध शुरू किया तो हो सकता है कि हमें चाइना से भी युद्ध करना पड़े। दोस्तों, उस दिन सैम मैनिकशॉ ने इंदिरा गांधी जी को ये गारंटी दी थी कि अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर युद्ध लड़ा जाए तो वो भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला सकते हैं, और ऐसा ही हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया भी था। इधर अप्रैल 1971 में पाकिस्तानी आर्मी में शामिल बंगाली ऑफिसर्स के एक वर्ग ने भारतीय सेना की मदद से एक नई सेना को तैयार करना शुरू कर दिया, जिसका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी से आजाद कराना। दोस्तों, इस सेना का ऑफिशियल नाम था मुक्ति वाहिनी और इसको की लीड कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद उस्मानी, और भारतीय सेना इसी मुक्ति वाहिनी को 25 मार्च 1971 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन कर रही थी। उधर अगस्त 1971 में भारत ने अमेरिका और इंग्लैंड को काउंटर करने के लिए अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को पहली बार ढील दिया और सोवियत यूनियन से 20 साल के लिए एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें यह बात साफ लिखी गई थी कि अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तो इसका मतलब समझा जाएगा कि उस देश ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया है। अब दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से सेट था, बस इंतजार था इस लहरती हुई चिंगारी को थोड़ी हवा देना, और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ये गलती कर दी।
दोस्तों नवंबर 1971 तक आते आते पूरी दुनिया में ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होकर ही रहेगा। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को वार्न भी किया था कि ये वॉर पाकिस्तान की यूनिटी के लिए एक सुसाइडल वॉर होगा। पर उधर हकीकत से दूर पाकिस्तान में तो अलग ही कहानी चल रही थी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और उनके सपोर्टर पूरे पाकिस्तान में मार्च कर रहे थे और उनका स्लोगन था क्रश इंडिया क्रश इंडिया। मतलब उस वक्त वो कौन सी दुनिया में जी रहे थे ये तो वो ही जाने। आखिर में 3 दिसंबर 1971 को वो दिन आ ही गया जिसका इंडियन आर्मी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यहाँ पर एक बात बिल्कुल चरितार्थ हो गई कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के वेस्टर्न कमांड पर कई सारे सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक किए। इसमें उन्होंने सोचा था कि पहला हमला करने पर वो भारत के एयर रनवे को तहस नहस कर इंडियन एयरफोर्स को रोक देंगे। पर जैसे इंडियन आर्मी इसी का ही वेट कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में भारत को ऐसा कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ था। उल्टा भारत को ये मौका मिल गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑफिशियली युद्ध का ऐलान कर दे। और ठीक उसी दिन 3 दिसंबर 1971 की शाम को भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के नाम एक संबोधन किया और भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसके बाद तो इंडियन आर्मी, जो कि पहले से ही पूरी तरह से तैयार बैठी थी, उसने पाकिस्तान पर हैवी अटैक करना शुरू कर दिया। सबसे पहला अटैक तो 3 दिसंबर 1971 की रात को ही हो गया, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की जमीन पर कई सारे हमले किए और उनके एयर रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर इंदिरा गांधी जी ने फिर से एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान के किसी भी एयर व्हीकल को भारत के ऊपर उड़ने से मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान का वेस्टर्न भाग ईस्टर्न भाग से पूरी तरह कट गया। इसके बाद तो जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के मामले में डिफेंसिव मोड पर आ गया। भारत लगातार पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड पर अटैक कर रहा था और पाकिस्तान का एयरफोर्स इंडिया को केवल रिटेलिएट कर रहा था। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पर करीब 4000 बार एयर स्ट्राइक किए थे, जबकि ईस्टर्न पाकिस्तान में करीब 2000 बार एयर स्ट्राइक किए थे। दोस्तों उधर इंडिया की नेवी भी हमारे एयरफोर्स से कम नहीं थी। वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली की कमांड पर 4 दिसंबर 1971 की रात को ही इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट में एक सरप्राइज अटैक करते हुए उनके कई सारे शिप्स और जंगी जहाज को डुबा दिया, जिसमें कि कई सारे फ्यूल टैंकर्स भी शामिल थे। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की नेवी ने भारत के INS खोखरी नाम की सबमरीन को डुबा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला ऐसा सबमरीन था जो समुद्र में डूबा था। इसके बाद फिर से भारत ने 9 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट में अटैक किया और पाकिस्तान के बचे कुचे मर्चेंट शिप फ्यूल टैंकर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने PNS जुल्फिकार, जो कि एक पाकिस्तानी शिप था, उसको इंडियन नेवी का शिप समझकर उस पर अटैक कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद के ही कई सारे सिविलियन की जान ले ली। इधर ईस्टर्न साइड पर बे ऑफ बंगाल में हमारे वाइस एडमिरल नीलकांता कृष्णन ने ईस्ट पाकिस्तान को इंडियन नेवल शिप से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जिससे पाकिस्तान का वेस्टर्न भाग ईस्ट पाकिस्तान से पानी के रास्ते भी अलग हो गया। 4 दिसंबर 1971 के बाद से INS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज था, उसने पाकिस्तान के कोस्टल टाउन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान के ईस्टर्न नेवी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी सबमरीन PNS गाजी को ईस्ट पाकिस्तान की ओर रवाना किया। पर यह संयोग कहे या भारत का एक छोटा सा प्रयोग कि PNS गाजी विशाखापट्टनम तक पहुंचते ही अपने आप एक्सप्लोड होकर समुद्र में डूब गया और एक बार फिर से पाकिस्तान की आर्मी को एक और मोर्चे पर भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 1971 के युद्ध में ऐसा पहली बार हो रहा था जब भारत की तीनों सेना एक साथ मिलकर किसी युद्ध को लड़ रही थी। 2 मोर्चे हवा और पानी में तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई दी थी। अब बारी थी भारतीय थल सेना की। भारतीय थल सेना का इंडियन एयरफोर्स से इतना क्लोज कनेक्शन था कि पाकिस्तान की सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। भारतीय थल सेना की सबसे पॉपुलर लड़ाई में से एक लोंगेवाला पोस्ट की लड़ाई थी, जिसमें भारत के मात्र कुछ वीर जवानों ने पाकिस्तान के सैकड़ों टैंकर और आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तान की आर्मी को रोका था, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है, बॉर्डर, एंड आई एम श्योर आपने ये मूवी देखी भी होगी। दोस्तों 14 दिसंबर तक आते आते ये बात साफ हो गया था कि अब पाकिस्तान इस युद्ध को हारने वाला है। इधर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी, तो उधर शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति वाहिनी भी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की झूठी अकड़ को तोड़ रही थी। इधर पाकिस्तान के लीडर्स अपनी हार और पाकिस्तानी सेना के निराश होने को देखते हुए इस युद्ध को इस्लाम, जिहाद और पता नहीं किन किन चीज़ों से जोड़ रहे थे। इधर भारत भी जितनी जल्दी चाह रहा था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी के साथ जितनी जल्दी हो सरेंडर कर दे, क्योंकि भारत के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का लगातार दबाव बन रहा था कि भारत सीज फायर करे। दोस्तों पाकिस्तान की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इंडियन एयरफोर्स ने 14 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में अटैक कर दिया और उस घर को तहस नहस कर दिया। इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की जितनी भी सीक्रेट मीटिंग होती थी वो गवर्नर हाउस में ही होती थी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया
और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाज़ी को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके भारत के आगे सरेंडर कर दे, वरना इसका अंजाम हम सभी जानते हैं बहुत बुरा ही होने वाला था। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 की शाम को एग्जैक्टली 4:31 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के आगे सरेंडर कर दिया। ये तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की सबसे फेमस तस्वीर है, जिसमें एक तरफ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा जी हैं, वहीं दूसरी तरफ A.K. नियाज़ी हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर रहे हैं। दोस्तों, फौजी चाहे किसी भी देश का हो, एक फौजी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कभी नहीं हो सकती कि वो दुश्मन सेना के आगे सरेंडर कर दे। ऐसा कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाज़ी ने उस वक्त अपनी गन देकर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा जी के आगे सरेंडर किया था और उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, इसके बाद की कहानी अगले पार्ट में, जिसमें हम 1971 के वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट की बात करेंगे, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भारत जमीन पर तो युद्ध जीत गया पर टेबल पर हार गया। और साथ में हम वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों को भी समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अभी जो भारत के सबसे क्लोजेस्ट एली है वो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे क्लोजेस्ट एली थे और कैसे वो पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सब पॉइंट को साथ में लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।